गांव में रहीम नामी कुम्हार की बहुत शोहरत थी। गांव के इर्द गिर्द दूसरी आबादियों के लोग रहीम के बनाए घड़े, तसले, कूंडे, प्याले और हांडियां इस्तेमाल करते। रहीम के हाथ से बने बर्तन खूबसूरत होने के साथ साथ पायदार भी होते हैं। चिकने घड़े में रखा पानी शदीद गर्मी में भी कई दिन तक ठंडा और जायकेदार रहता। इसी तरह हांडियां भी साल हर साल चलती और उनमें पकने वाले सालन भी जायके में लाजवाब होते। मट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से यकसर मुख्तलिफ होता। रफ्ता रफ्ता रहीम के बर्तनों की धूम और मांग बढ़ती गई। गांव में बेदू नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ियों के उस पार रहने वाला बेदू कुम्हार रहीम से बुग़्ज़ रखता था और खुलेआम उससे नापसंदीदगी का इजहार करता रहता था। उसके हाथ के बने हुए बर्तन दीदा जेब तो होते मगर इंतहाई नापायदार, जिनके किनारे जल्द झड़ जाते थे। लोग उससे शौक से बर्तन खरीदते मगर कुछ दिनों में ही किरचियों में बढ़ जाते। इस बिना पर आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम होने लगे और बेदू का काम ठप होता गया और गुस्से में भरा वो बीचोताब खाता रहता कि लोग बर्तन एहतियात से संभाल नहीं पाते। तो भला इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदरदान ही नहीं। जबकि रहीम के तो सब गर्वेदा हैं। गांव वाले बेदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से भी उससे ताल्लुक कम रखते थे। रहीम बहुत रहमदिल, नेक और आजिज़ाना फितरत इंसान था। वो बर्तन बनाने के लिए ऊंची पहाड़ी के करीब मैदान से सुर्ख और पीले रंग की चिकनी मट्टी के बोरे भर भर कर लाता। घर आकर मट्टी को खूब अच्छी तरह छान कर पहले कंकर वगैरह अलग करता। उसके बाद मट्टी को तब तक छलनी से गुजारता जब तक साफ सुथरी मुलायम मिट्टी का ढेर जमा ना हो जाता। फिर वो अल्लाह का नाम लेकर साफ पानी से मुलायम मिट्टी को गूंथ कर खूब अच्छी तरह यकजा करता। गूंदी हुई मट्टी को घूमते हुए पहिए से, जैसे चाक कहते, उस पर चढ़ा और बड़े प्यार और तवज्जो से मट्टी को मतलूबा शक्ल में ढाल देता। तैयार होने वाले हर एक बर्तन को वो एहतियात से खुले सहन में धूप में सूखने के लिए रख देता और आखिर में कच्ची मिट्टी के बर्तन भट्टी में रखकर पका लेता। जब से बेदू को पता चला था कि रहीम के बर्तन अब करीबी शहर में भी पहुंचने लगे हैं, तो वो रहीम की बढ़ती हुई शोहरत से बहुत परेशान रहने लगा था। इसलिए काम से बेदू का दिल अचाट होता गया और थोड़ा बहुत काम करता, वो भी बेदिली से करता। मैं भी तो वहीं से मिट्टी लेकर आता हूँ जहाँ से रहीम लेकर आता है। खूब गूंद कर इसी तरह घूमते पहिए पर रखकर मट्टी को बर्तनों की शक्ल देता हूँ, खूबसूरत नक्शो नगार बनाता हूँ। मगर मेरे बनाए बर्तनों में वो बात क्यों नहीं जो रहीम के बनाए बर्तनों में है? ये सोच सोच कर वो खड़ता रहता। रहीम के बनाए हुए बर्तन तवातर से बिकते रहे। इतना मशहूर होने के बावजूद रहीम ने अपने बर्तनों की ना कीमतें बढ़ाई, ना ज्यादा काम से कभी जी चुराया। वो इतनी ही लगन और मेहनत से काम करता रहा था। एक रोज बेदू ने सोचा कि मेरा नुकसान हो रहा है, क्यों ना मैं अपने नुकसान का बदला रहीम से लूं। यह सोचकर बेदू ने एक शाम रहीम के घर का रुख किया। घर के वसी और सहन के एक हिस्से में चाक और भट्टी लगी हुई थी और उसी तरफ कच्चे बर्तनों को कतार दर कतार सूखने के लिए रखा गया था। बेदू ने दीवार से सर उठाकर अंदर झांका तो उसे कोई नजर न आया। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कुछ यूं निशाना लेने की ठानी कि एक एक करके सभी बर्तन टूटते जाएं। इससे कबल के वो पत्थर उछालता, नामालूम कैसे उसका पांव फिसला और वो पीछे की तरफ जा गिरा। वो रहीम की मेहनत बर्बाद करने आया था मगर चोट खाकर वापस चला गया। ये मौसम सरमा का एक रोशन और खुला खुला सा दिन था। हस्बे मामूल रहीम ने नर्म मुलायम गूंदी हुई मट्टी को घूमते हुए पहिए पर चढ़ाया ही था कि एक फकीर सदा लगाता हुआ उसके घर में दाखिल हुआ। ए अल्लाह के बंदे, पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। वो रहीम के बनाए हुए बर्तनों के पास आकर बैठ गया था। उसे देखकर रहीम धीरे से मुस्कुराया, अपने बेटे को पानी लाने का कहा और खुद मट्टी को हांडी की शक्ल में ढालने लगा। उसकी आंखों की नरमी थी और जिस प्यार से वो बर्तन बना रहा था उसने फकीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। प्याले से पानी पीकर फकीर का दिल खुश हो गया। कैसा मीठा पानी था और कितना हल्का फुल्का सा प्याला था। ये तुमने बनाया है ना? उसने पटकने के अंदाज में मिट्टी का प्याला जमीन पर रखा, फिर वो भी सलामत रहा। फकीर ने कहा, एक वो बेरू कुम्हार जिसके बनाए बर्तन ख्वामखा टूटते रहते हैं, खोखले और फुसफुसे। सुना है बहुत निकम्मा है, मुझे लगता है उसे ढंग से काम नहीं आता। रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं,
किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो भी अच्छा काम करता है। और फिर से चाक की तरफ मुतवज्जा हो गया। ये देखकर फकीर बहुत हैरान हुआ कि उसने बेदू की बुराई सुनकर भी बुराई नहीं की थी। हालांकि रहीम जानता था कि बेदू उससे हसद करता और उसे खूब बुरा भला कहता रहता है। जरूर तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है, इसी वजह से तुम्हारे बर्तन ना जल्दी टूटते हैं, ना उनकी तासीर खराब होती है। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए फकीर अपनी जगह से उठा तो रहीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जो चीज खुलूस से दिल से बनाकर एहतराम से पेश की जाए उसमें बरकत होती है। यह सुनकर फकीर ठटक गया। कैसी गहरी बात उसने बहुत सादगी से कह दी। मरे मरे कदम उठाता वो जहाँ से आया उधर को लौट गया। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। रहीम के बर्तनों की मांग तो बढ़ रही थी, मगर अब लोग बेदू और उसके बनाए बर्तनों में आने वाली तब्दीली को देखकर भी हैरान थे। बेदू ने लोगों से खामखा लड़ना झगड़ना छोड़ दिया था। काम में उसकी तवज्जो और खुलूस काबिल रश्क हद तक बढ़ चुका था। वही लोग जो उसकी बदजुबानी से तंग थे, अब उसके चेहरे पर नजर आने वाली नरमी और मुस्कुराहट देखकर चौंक उठते। लोगों के दिल बेदू की तरफ से साफ होते गए और धीरे धीरे सब उसके हाथ के बने खूबसूरत नक्श और निगार से सजे बर्तन खरीदने लगी। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अब उसके बर्तनों की उम्र बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत दूर हो चुकी थी। बेनू जिंदगी का एक अहम राज जान गया था, मगर ये कोई नहीं जानता था कि उस रोज रहीम के घर में फकीर के रूप में आने वाला दरअसल बेदू था।